प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समाश्रितः जीवमजीवमदावम् जिणवर्वसहेण जेणनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। भारतीय अपनी चर्चा यहाँ पर 35वीं गाथा के संदर्भ में द्रव्य संग्रह में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुगेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना, ये सब भाव संवर के भेद हैं। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और अनुप्रेक्षाओं में 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावनाएं होती हैं। रेणु जी, आपको नाम याद है 12 भावनाओं के? अनित्य भावना, अनित्य भावना, एक सेकंड, सेकंड नंबर एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए। आचरण, हाँ सॉरी, अनित्य भावना, आचरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असूचि भावना, आश्रव भावना और आश्रव भावना, फिर संवर भावना, निर्जरा भावना, फिर लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। बहुत बढ़िया। ये 12 भावनाएं हैं, इन्हें अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। इनमें से जो 10वीं है लोक भावना, लोक अनुप्रेक्षा, उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। संवर के कारणों की चर्चा चल रही है, उसमें अनुप्रेक्षाओं का वर्णन और अनुप्रेक्षाओं में लोक अनुप्रेक्षा। लोक अनुप्रेक्षा में क्या विचार चिंतन किया जाता है? लोक के स्वरूप का, और लोक के स्वरूप का भी मुख्य रूप से 2 प्रकार से। एक तो उसका रचनात्मक, कि वो लोक बना किससे है, तो 6 द्रव्यों से मिलके बना है, तो 6 द्रव्यों के स्वरूप का विचार किया जाए, वो भी लोक भावना के अंतर्गत आता है। और लोक की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा, क्या क्या रचनाएं लोक में हैं, वो सब विचार भी यदि किया जाता है तो वो भी लोक भावना के अंतर्गत आता है। तो 6 द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन तो पीछे कर ही चुके हैं यहाँ द्रव्य संग्रह में। तब यहाँ लोक भावना के अंतर्गत लोक का जो भौगोलिक रचना है, किस तरह से लोक बना हुआ है, क्या क्या वहां रचनाएं हैं, वो वर्णन यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था लोक का सामान्य स्वरूप, कि ये लोक है। लोक किसे कहते हैं? लोक कहें, दुनिया कहें, विश्व कहें, ये सब एक अर्थवाची हैं, समझ लीजिए। तो जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, 6 द्रव्यों का जो समूह है, उसी का नाम लोक या विश्व या दुनिया, संसार जो भी कहें, वो है। तो ये जो लोक है, ये लोक कितना लंबा चौड़ा ऊंचा है, तो वो सब हमने देखा। लोक की ऊंचाई कितनी है? लोक की ऊंचाई बोले रेखा जी।
यदि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो तो अपनी खिड़कियां खोल लीजिए। 14 राजू। हाँ, लोक की ऊंचाई 14 राजू। 14 राजू ये ऊंचा है। और लोक की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब पूर्व पश्चिम लोक का विस्तार, वो कितना है? बोलिए सुनीता आंटी। 7 राजू। पूर्व पश्चिम चौड़ाई 7। चौड़ाई 7 राजू है ना। नीचे बोले विनीता जी। हेलो, हाँ जी। इसकी बोलिए। नीचे में अधोलोक के नीचे में 7 राजू है और मध्य लोक तक आते आते 1 राजू है। फिर स्वर्ग में ब्रह्मोत्तर जाने तक 7 राजू है और ऊपर फिर 1 राजू है। 7 राजू नहीं, 5 राजू। 5 राजू, 5 राजू है, ऊपर फिर 1 राजू है। बढ़िया। ये चौड़ाई सुनीता आंटी, ये चौड़ाई पूछिए। पूर्व पश्चिम भी बोला ना साथ में। पूर्व पश्चिम मतलब इस तरह से फ्रंट से अपन देख रहे हैं तो वो 4 जगह अलग अलग टाइप से है। सबसे नीचे 7 राजू चौड़ा, फिर ऊपर पहुंचे मध्य लोक तक 1 राजू, फिर वापस 5 राजू और फिर 1 राजू। इस तरह से चौड़ाई अलग अलग तरह से है। ये लोक की मोटाई कितनी है? मोटाई कहें या गहराई कहें, वो कितनी है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। वो तो 7 राजू है। वो सब जगह हर तरफ से 7 राजू उसकी गहराई या मोटाई है। तो ये लोक की लंबाई चौड़ाई मोटाई हमने देखी। अब ये जो लोक है, दुनिया, दुनिया किसके आधार पे टिकी हुई है? कुछ लोग कहते हैं कि शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, ये बैल के सींगों पे टिकी हुई है, और वो जब कभी वो सींग अपना बदलते हैं, इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ भूकंप आ जाता है या हिल जाती है। ऐसी दुनिया में मान्यताएं चलती हैं। तो क्या ये बात सही है? ये दुनिया, ये विश्व, ये किस पर टिका हुआ है? किसके आधार से है? बोलिए रेणु जी। घनोदधि वात वलय और घन वात वलय और तनु वात वलय। बढ़िया। ये 3 वात वलयों के आधार पे, मतलब हवा के आधार पर ये पूरा लोक टिका हुआ है। और ये 3 प्रकार के हवा के घेरे, जिन्हें वात वलय कहा जाता है, ये 3 प्रकार के वात वलय पूरे लोक के चारों तरफ, घनोदधि, घन और तनु, 3 नाम के वात वलय चारों तरफ हैं। बोलिए। आकाश द्रव्य में अधर लटका हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते? अधर ही तो है एक तरह से, हवा के आधार से तो वो अधर ही है। आकाश द्रव्य में ऐसे है, वैसे नहीं बोल सकते, वो पूछ रही हूँ। हाँ, आकाश द्रव्य में ही है, अनंत आकाश के बीच में ये है। लेकिन ये हम प्रश्न ये था भी किसके आधार पे टिका हुआ है? तो ऐसा भी कह सकते हैं अपने आधार पे है। निश्चय का जवाब तो वही है कि हर द्रव्य अपने आधार पे ही होता है। लेकिन फिर भी सबसे नीचे आधार का मतलब यह है कि उसका बेस देखा जाए तो बेस में क्या है? तो बेस में हवा के अलावा कुछ नहीं है। किसी जमीन पे टिका हुआ नहीं है, किसी शेषनाग के फन पे टिका हुआ नहीं है, किसी बैल के सींगों पर टिका हुआ नहीं है। यानी उसके नीचे कोई शेषनाग का फन हो, उसके ऊपर ये 3 लोग खड़ा है, या कोई सींग बने हैं उसके नीचे, या कोई धरती ही है, ऐसा नहीं है। तो ये बाहरी जो आधार दुनिया में कल्पना की जाती है, ऐसा कोई आधार इस लोक का नहीं है। ये लोक अपने ही आधार से है। और वो जो हवा का घेरा चारों तरफ, इसके लिए शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है जैसे कि पेड़ होता है, वो चारों तरफ से छाल से वेष्टित रहता है। पेड़ में तने में देखें तो छाल होती है ना चारों तरफ, उसकी छाल समझते हैं? लकड़ी पे, पेड़ के नीचे तने पे वो लकड़ी जो लगी रहती है उसको छाल बोलते हैं। थोड़ी थोड़ी नीम की छाल लेकर आते थे पहले कुछ दवा के रूप में। तो वो जैसे वृक्ष है वो छाल से वेष्टित रहता है, वैसे ही ये लोक है, ये चारों तरफ से हवा से घिरा हुआ है, हवा से वेष्टित है। और उस हवा का नाम है वातवलय, हवा का घेरा है। और 3 प्रकार की हवाओं के घेरे हैं। घनोदधि, घनोदधि का मतलब, अभी ज्यादा लोग, सब लोगों की बंद है वीडियो, तो ले दे के 2-3 जने ही बच रहे हैं। बोले समीक्षा। हवा और पानी से। हवा और पानी, जिसमें घनी हवा और घना पानी है, वो कहलाता है घनोदधि वातवलय। और दूसरा घन वातवलय, हवा से हाँ, जिसमें केवल घनी हवा है, उसका घेरा, वो घन वातवलय। और तनु वातवलय, हल्की सी हवा और पानी दोनों। ज्यादा पतली,
पतली हल्की हवा का जो घेरा है वो तनुवात बल है। इस तरह से ये लोक का सामान्य स्वरूप हमने कल देखा था। इसमें एक चीज हमने कल देखी थी कि ये जो लोक है, इस लोक में ये लोक का नक्शा हमने ये है, ये लोक का नक्शा है। इसमें ये बीच में ये एक नाली जैसी दिखाई दे रही है, ट्यूबलाइट का डब्बा के जैसा। आपको कुछ पूछना है विनीता जी? पूछना है कुछ? पूछना नहीं है? तो ये एक नाली जैसा ट्यूबलाइट का डब्बा होता है, इस तरह से ये लोक के बीचों बीच ये बनी हुई है। इसका नाम क्या है? त्रस नाली। इसको त्रस नाली क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रस जीव इसी एरिया, ये जो नाली जैसी जगह है, नाड़ी जैसी जगह है जो बीच में है, कितना है इसका एरिया? 1 राजू चौड़ा, 1 राजू गहरा, और ऊंचाई कितनी, यानी अंदर डेप्थ में भी 1 राजू, इधर से इधर भी 1 राजू, और ऊपर से नीचे तक हाइट कितनी है इसकी? तो इसकी हाइट के लिए शास्त्रों में 2 प्रमाण मिलते हैं। सामान्य रूप से कथन किया जाता है ये 14 राजू ऊंची है, क्योंकि लोक 14 राजू ऊंचा है तो ये भी 14 राजू ऊंची है। ये कथन भी शास्त्रों में मिलता है। त्रिलोक सार में 14 राजू ऊंचा, सिद्धांत सार दीपक है, और भी कुछ शास्त्र हैं। अपने यहाँ द्रव्य संग्रह में भी 14 राजू ही ऊंचा कहा है ना, यहाँ कल अपन ने पढ़ा था। 1 राजू लंबी, चौड़ी और 14 राजू ऊंची है, ऐसा यहाँ द्रव्य संग्रह में भी यही लिखा है। तो ये भी प्रमाण मिलता है, लेकिन ये समझ लीजिए थोड़ा सामान्य कथन है। और इसका विशेष देखा जाए तो वास्तव में ये पूरी 14 राजू ऊंची नहीं है, कुछ कम 13 राजू ऊंची है। कितनी है? त्रिलोय पन्नति वगैरह ग्रंथों में इसकी ऊंचाई कितनी मिलती है? कुछ कम 13 राजू ऊंची त्रस नाली की ऊंचाई कितनी है? तो उसके लिए हम दोनों प्रमाण लिखें। 2 प्रमाण हैं, पहले अपेक्षा से 14 राजू ऊंची है और दूसरी अपेक्षा से कुछ कम 13 राजू ऊंची है। तो अभी कुछ कम 13 राजू कैसे कर दी इसको? क्योंकि लोक 14 है तो ये भी 14 राजू होनी चाहिए, लेकिन इसका नाम है त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी का मतलब क्या है कि जहां त्रस जीव पाए जाएं उसे त्रस नाड़ी कहते हैं। त्रस जीव किसे कहते हैं रेणु जी? त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर संज्ञी पंचेंद्रिय तक। हाँ, बढ़िया। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीव वो त्रस कहलाते हैं। तो 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव जहां पाए जाएं वो स्थान का नाम है त्रस नाड़ी। इसके बाहर जो एरिया है, इसके बाहर ये एरिया है इधर इधर और भी, हाँ, ये एरिया में त्रस जीव नहीं पाए जाते। ये बाहर वाला एरिया कहलाता है स्थावर लोक। यहाँ केवल स्थावर, स्थावर मतलब एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 5 प्रकार के जो एक इंद्रिय स्थावर हैं। यहाँ बाहर केवल स्थावर जीव ही पाए जाते हैं। त्रस जीव इस त्रस नाली के अलावा बाहर कभी भी नहीं पाए जाते। ठीक है। और ये जो स्थावर जीव हैं वो इसके बाहर पाए जाते हैं। तो यहाँ त्रस नाली में स्थावर जीव पाए जाएंगे कि नहीं? स्थावर जीव तो सब जगह पाए जाते हैं, त्रस नाड़ी में भी पाए जाएंगे, त्रस नाड़ी के बाहर भी पाए जाएंगे, लेकिन त्रस जीव वो केवल त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, इसके बाहर त्रस जीव नहीं पाए जाते। उसके अपवाद हैं 2-3, वो अपन अभी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन सामान्य रूप से त्रस जीव त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। इसलिए इस जगह को ये जो ये दिख रही है इसको त्रस नाड़ी कहा जाता है। अब ये कुछ कम 13 राजू ऊंची क्यों है? 14 राजू की ऊंची पूरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो देखिए मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। ये लोक का 3 लोक का मैप है, नक्शा है। इसमें ये त्रस नाड़ी अपने को दिख रही है बीच में ब्लू, ये बीच में ब्लू है, ये त्रस नाड़ी दिखाई दे रही है। आप लोगों को अपने मोबाइल में छोटा दिख रहा हो तो हाथ से उसको ऐसा बड़ा कर सकते हैं, हाथ से फैला के बड़ा कर सकते हैं देखने के लिए। तो ये जो बीच में दिखाई दे रही है ये त्रस नाड़ी है। 1 राजू की इसकी इधर से चौड़ाई है, 1 राजू की ही इसकी गहराई है, और ये जो ऊंचाई है ये 13 राजू। क्यों है 13 राजू?
क्योंकि ये जो नीचे देखिए, ये नीचे येलो कलर का एरिया दिख रहा है आप लोगों को, सबसे नीचे पूरा येलो बना हुआ है, ये मिट्टी के जैसे रंग का समझ लीजिए, कैमल कलर का, और इसमें ये ब्लू नाड़ी नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे का एक राजू का हिस्सा है, ये पूरा एक राजू की हाइट का हिस्सा है, इस एक राजू के हिस्से में केवल स्थावर जीव ही पाए जाते हैं। इस एक राजू वाले सबसे नीचे के एक राजू के हिस्से में, इसका नाम कलकल पृथ्वी है, इसमें एक इंद्रिय स्थावर निगोदिया जीव ही पाए जाते हैं, त्रस जीव इसमें नहीं पाए जाते। तो एक राजू ये माइनस करना पड़ेगा। 14 राजू की हाइट है लोक की, 14 राजू की हाइट में से सबसे नीचे के एक राजू के एरिया में त्रस जीव पाए ही नहीं जाते हैं, तो इसलिए वो त्रस नाड़ी में से ये एक राजू का एरिया माइनस हुआ, तो ये हो गया 13 राजू की। अभी इस अकेला 13 राजू नहीं कहा हमने कहा है कुछ कम 13 राजू, यानी 13 राजू में से कुछ और माइनस करना है। कुछ कम का मतलब क्या है? जैसे कि हमको 10,000 रुपए देने हो या लेने हो किसी को, और समझ लीजिए 9,994 रुपए आ गए, तो कहेंगे कुछ कम है, 2, 4, 6 रुपए कम है, ऐसा, तो वो कुछ कम। तो ऐसा ही यहाँ 13 राजू में से कुछ थोड़ा सा और कम है, तो वो क्या कम है? ये ऊपर देखिए, सबसे ऊपर, सबसे नीचे का देख लिया अपन ने, अब सबसे ऊपर जो अभी लोक की रचना अपन समझेंगे, ये ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में थोड़ा बहुत तो अपन ने देखा हुआ ही है, ये 16 स्वर्ग होते हैं, 16 स्वर्गों के बाद 9 ग्रेव्यक, फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये ऊर्ध्वलोक में रचना होती है। ये 5 अनुत्तर विमानों के बाद में फिर क्या होता है? फिर ऊपर कौन रहता है? 5 अनुत्तर विमान हो गए, देखिए अपन इसमें देखते हैं। समझ लीजिए यहाँ तक ये 5 ये 9 ग्रेव्यक, 5 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये हो गए, ठीक है। यहाँ नीचे 16 स्वर्ग हो गए। अभी इसके बाद में ये जो इतनी जगह है, यहाँ कौन से जीव रहते हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, कौन रहेंगे? यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है कौन रहेंगे? बोलिए मीना चाचा। सिद्ध भगवान। ये पूरे एरिया में सिद्ध भगवान रहते हैं। सिद्धालय सिद्धशिला है ना, सिद्धशिला के ऊपर से रहते हैं। ठीक है, नहीं, बोलिए अनुदिश रश्मि। इसमें तो देव रहते हैं, देव रहते हैं। नहीं, विजय, अनुदिश वैजयंत, अनुत्तरों के ऊपर, अनुत्तरों विजय, के ऊपर, वैजयंत। सर्वार्थ सिद्धि के भी ऊपर। अच्छा, स्थावर सर्वार्थ जीव भी है सिद्ध। उसमें, और है ना सिद्ध है। हाँ, ठीक है, निगोदिया जीव, स्थावर जीव। ठीक है, बढ़िया। तो ये जब सर्वार्थ सिद्धि का विमान लास्ट हो गया, यानी 5 अनुत्तरों के बाद में सिद्ध तो रहते हैं यहाँ सिद्धालय, ये लास्ट, ये जो तनुवातोलय का अंतिम स्थान है। 4थे अध्याय में मैंने आप लोगों को बताया था सिद्धों का निवास स्थान कहाँ है, ऊर्ध्वलोक में। तो सिद्ध भगवान तो रहते हैं यहाँ पर, ये अभी इतना गैप है बीच में, तो यहाँ कौन रहते हैं? सिद्ध तो यहाँ रहते हैं, बीच में गैप है, तो सब जगह एक इंद्रिय स्थावर, निगोदिया कहो, स्थावर कहो, वो एक इंद्रिय जीव सब जगह रहते हैं। तो अब ये इतना एरिया में कोई भी त्रस जीव नहीं रहता, कोई 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, कोई भी और दूसरे यहाँ पर नहीं रहते हैं, और सिद्ध भगवान यहाँ रहते हैं, तो ये तो त्रस जीव है ना। सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं, सिद्ध तो त्रस है ना। बोलिए विनीता जी। आवाज चालू करिए। वो तो अतीन्द्रिय हो गए जी, इंद्रियों से पार कर चुके हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान त्रस है कि स्थावर, ये प्रश्न है। त्रस है कि स्थावर सिद्ध भगवान? समीक्षा अभी तो हाँ कर रही थी, अभी 3 उंगली। सिद्ध भगवान ना त्रस है ना स्थावर, क्योंकि त्रस और स्थावर ये तो संसारी जीवों के भेद हैं। जो दूसरे अध्याय में सूत्र है, संसारिणा मुक्ताश्च, फिर संसारिणा त्रस स्थावराः, मुक्ताश्च त्रस स्थावरा, ऐसा सूत्र नहीं है।
संसारी जीवों के भेद है त्रस और स्थावर। सिद्ध भगवान न त्रस है न स्थावर, क्योंकि ये तो कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं। त्रस नाम कर्म का उदय होता है तो त्रस कहलाते हैं, स्थावर नाम कर्म का उदय होता है तो स्थावर कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब कोई भी त्रस जीव नहीं बचा है। स्थावर तो है लेकिन सिद्ध भगवान रहते हैं तो सिद्ध भगवान भी त्रस नहीं है, स्थावर भी नहीं है, और जो स्थावर रहते हैं वो भी स्थावर है, त्रस नहीं है। इसलिए इतना एरिया और कम करना त्रस नाली में से। अपन तो त्रस नाली देख रहे थे ना, त्रस नाली में से ये नीचे का, सबसे नीचे का, ये जो सबसे नीचे का 1 राजू का हिस्सा है, यहाँ केवल स्थावर जीव रहते हैं, इसलिए ये इतने एरिया में त्रस नाली नहीं है। और 5 अनुत्तरों के बाद में, सर्वार सिद्धि के बाद में जो ऊर्ध्वलोक का ऊपर का हिस्सा बच गया है, वहां पर भी कोई त्रस जीव नहीं है। इसलिए 14 राजू में से 1 राजू नीचे का माइनस किया, और ये ऊपर के कुछ उसकी संख्या है, लेकिन मैं भी आपको कैलकुलेशन में नहीं ले जा रही हूँ कि कितने धनुष के एरिया या कितने योजन का एरिया ये बचता है, वो उसकी फिक्स कैलकुलेशन है, लेकिन उसको सामान्य रूप से बोलते हैं कुछ कम 13 राजू। 1 राजू ये कम किया तो 13 राजू हुआ, और थोड़ा सा ये और कम किया तो कुछ कम 13 राजू की ये त्रस नाली, ये इतनी इसकी ऊंचाई है। तो त्रस नाली कितनी है? 1 राजू चौड़ी, 1 राजू गहरी या मोटी, और तो कुछ नीचे कम तो 13 जैसे राजू। गलगल पृथ्वी बोलते हैं, नीचे तो गलगल पृथ्वी बोलते, तो ऊपर वाले को फिर क्या बोलेंगे? नहीं, ऊपर वाले को यही बोलेंगे, ये ऊर्ध्वलोक का ही हिस्सा है। सिद्धशिला आएगी, फिर उसके बाद में सिद्धालय आएगा, तो वो ऊर्ध्वलोक का ही हिस्सा है, उसका नाम कुछ अलग नहीं है। नहीं, वो इतने से हिस्से को इतने से हिस्से में पहले तो आएगी ईशत प्रागभार जो 8वीं पृथ्वी है, वो आएगी। हाँ, और हाँ, बाकी हाँ, के एरिया को हाँ। ऊर्ध्वलोक का ही हिस्सा कहेंगे, ऐसे अलग से कुछ और नाम उसका नहीं है। दूसरा, ये अष्टम वसुधा कहाँ पर आएगी? अष्टम वसुधा यही, ये जो सर्वार सिद्धि का विमान है उससे 12 योजन ऊपर। तो फिर वही वाला हिस्सा ही हो गया ना, वही वाला जो जिसमें सिर्फ स्थावर है, वही वाला हिस्सा हो गया। हाँ, वहाँ देखिए, जो सर्वार सिद्धि का विमान है उससे 12 योजन ऊपर तो जाके सिद्धशिला है, और फिर सिद्धशिला से 1575 धनुष ऊपर जाके फिर सिद्धालय है। तो वो 12 योजन ये 1575 ये सब प्लस करेंगे तो यहाँ कोई भी त्रस जीव नहीं पाए जाएंगे, त्रस जीव नहीं पाए जाएंगे, इसलिए उस जगह वो त्रस नाली में से उस जगह को माइनस करते हैं, कम करते हैं। पर ये अपने 12 भावना में बोलते हैं ना, 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीवन आदित्य भरमत से विज्ञान, उसमें तो 14 राजू का दिया है ना इसे। तो लोक तो 14 ही राजू ऊंचा है, लोक तो 14 ही राजू ऊंचा है। ये हम देख रहे हैं त्रस नाड़ी, लोक की ऊंचाई कही जाएगी, पूछी जाएगी तो 14 ही राजू ऊंचा है, लोक 13 राजू ऊंचा नहीं है। हाँ, तो फिर लेकिन लोक के बीच में जो त्रस नाड़ी है, वो त्रस नाड़ी यानी त्रस जीवों के रहने का स्थान, वो 13 राजू ऊंचा, कुछ कम 13 राजू ऊंचा। और इसमें भी जो सामान्य कथन या द्रव्य संग्रह में भी किया है, तो सामान्य रूप से हम 14 राजू ऊंचा भी उसको कह देते हैं, त्रस नाड़ी। चलिए रश्मि जी, आपको पूछना और कुछ? वो अष्टम वसुधा पाने को बोलते हैं ना, तो अष्टम वसुधा फिर कौन से नंदीश्वर द्वीप हुआ या ये वाली हुई? नहीं, अष्टम वसुधा ये तो आप लोग सब भूल गए, ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने अलग से बताया नहीं। और अभी तो ये तो विषय चालू हुआ है, अभी तो केवल त्रस नाड़ी। अष्टम वसुधा यानी 8वीं पृथ्वी वो है, ये समझ लीजिए ये अनुत्तर विमान हो गए सर्वार सिद्धि, इससे 12 योजन ऊपर जाकर फिर यहाँ पर वो 8वीं पृथ्वी है, ईशत प्रागभार पृथ्वी। अच्छा, उसको बोल, ठीक है, उसको अष्टम वसुधा बोलते हैं। ठीक है, अब समझो ईशत प्रागभार, ठीक है, अब समझ गया। अभी तो हम लोग का सामान्य केवल बाहरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर अभी वापस से, अभी तो ऊर्ध्वलोक की रचना अपन जब इसमें आएगा वर्णन तब फिर से देखेंगे। अभी तो केवल बाहरी स्ट्रक्चर उसका देखा जा रहा है कि ये लोक कितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा, गहरा है, वो चीज अभी देखी जा रही है। अब ये जो लोक है इसका क्षेत्रफल, एक पॉइंट और इसमें आता है साथ में कि अभी हमने कहा कि त्रस जीव इस त्रस नाली के बाहर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन यानी 3 अवस्थाएं ऐसी होती हैं
जब त्रस जीव भी त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं। वो अपवाद के रूप में है समझ लीजिए, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही, पर वो पाए जाते हैं त्रस जीव भी त्रस नाली के बाहर। अपने एक तो वो एरिया, वो स्थिति होती है, किसी को पेज नंबर ध्यान है अपने इसमें दिया है तत्वार्थमणि प्रदीप में। एक तो स्थिति वो होती है जब कोई जीव कहीं से मरकर कोई, हाँ, आंसर ही दे रही थी दीदी। हाँ नहीं, मैं तो आप लोगों को ये पेज नंबर दिखा देती तो वहां से आप लोग देख लेते, वो देख रही थी। देखिए पहली स्थिति तो वो है कि कोई त्रस जीव यहाँ से नहीं, कोई जीव यहाँ था स्थावर लोक में, कोई यहाँ स्थावर था, ठीक है, स्थावर था और उसको मर के यहाँ पर त्रस में जन्म लेना है, त्रस नाड़ी में त्रस बनना है। कोई स्थावर को त्रस बनना है, बाहर था स्थावर लोक में, त्रस बनना है तो जन्म कहाँ लेना पड़ेगा उसको, यहाँ अंदर ही आना पड़ेगा त्रस नाली में। त्रस जीव बाहर तो जन्मते नहीं है, तो वो यहाँ से मरा, मरते ही जो स्थिति चालू होती है उसको बोलते हैं विग्रह गति। जैसे ही मरण हुआ, मरण होते ही जो बीच का सफर होता है दूसरे जन्म लेने से पहले, वो कहलाता है विग्रह गति का टाइम। तो मरते ही विग्रह गति में उसके कौन से कर्म का उदय चालू हो जाता है, अगले भव की आयु चालू हो जाती है। तो अब ये मरते ही, ये मरा था एक इंद्रिय और मरते ही अब इसको बनना था त्रस, तो मरते ही क्या कहलाएगा, ये त्रस कहलाएगा कि स्थावर। विग्रह गति में क्या कहलाएगा, त्रस कहलाएगा, क्योंकि अब उसके वो वाली आयु चालू हो गई है। और अभी है कहाँ पर, ये समझ लीजिए यहाँ से यहाँ जाना है तो इधर उधर मोड़े लेने पड़ते हैं ना, तो है अभी स्थावर लोक में ही, लेकिन उसके कर्म का उदय चालू हो गया है त्रस नाम कर्म का। तो त्रस नाम कर्म का उदय होने पर विग्रह गति में, यद्यपि वो अभी स्थावर लोक में ही है, तो भी वो त्रस नाली के बाहर पाया जाता है। इसको बोलते हैं उपाद की अपेक्षा, यानी जन्म ले रहा है, अभी जाके जन्म लेगा, उस अपेक्षा से ये त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। अपन ने ये है ना, मुझे ध्यान आ रहा है चौथे अध्याय में या तीसरे अध्याय में कहीं पढ़ा है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कैसे है कि मारणांतिक समुद्घात पता है आप लोगों को? मारणांतिक समुद्घात बुआ बताएंगे मारणांतिक समुद्घात। चलिए भारती आंटी आप बताइए। ये मरने के पहले जहाँ जन्म लेते हैं, जिधर उसको, जिस जीव को जिधर जन्म लेना है, वो मरने के पहले उसके प्रदेश, आत्मा के प्रदेश उस जगह को छू के आ जाते हैं। तो अगर वो त्रस लोक से बाहर लेगा टावर लोक में, तो एक बार वहां चला जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए मारणांतिक समुद्घात होता है, एक परिस्थिति होती है। समुद्घात का मतलब है मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना। पूरे के पूरे आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उसको तो कहते हैं मरण। मरण नहीं हुआ, कुछ आत्मा के प्रदेश शरीर में भी हैं और कुछ आत्मा के प्रदेश बाहर भी फैल गए हैं। तो बाहर जब आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। अभी कोई जीव त्रस है यहाँ त्रस नाली में, ठीक है, अब उसको मर के बाहर स्थावर लोक में जन्म लेना है। अभी तो पहली कंडीशन क्या थी, बाहर था, अंदर जन्म लेना था, पहली वाली कंडीशन में तो ये था। अभी दूसरी कंडीशन में क्या है, अंदर त्रस नाली में त्रस है और उसको मर के जन्म लेना है स्थावर में, बाहर स्थावर लोक में, और उसका हो रहा है मारणांतिक समुद्घात। मतलब मरने के कुछ देर पहले, अंतर्मुहूर्त पहले, वो यहाँ पर ये जीव है और उसके आत्मा के प्रदेश उसको यहाँ जन्म लेना है, यहाँ इस जगह वो जीव है समझ लीजिए त्रस जीव, और उसको इस जगह जन्म लेना है। तो उसके आत्मा के प्रदेश यहाँ से लेके यहाँ तक फैले पूरा, तो यहाँ तक जो आत्मा के प्रदेश फैले हैं, तो ये अभी कौन सा जीव है इस समय प्रेजेंट में, त्रस है कि स्थावर है? त्रस है। अब ये त्रस जीव के आत्मा के प्रदेश यहाँ स्थावर लोक में आ गए, तो क्या हो गया, त्रस जीव भी बाहर स्थावर लोक में पाया गया, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है, ये अपवाद की स्थितियां हैं,
ये दूसरी कंडीशन हो गई, इसको बोलेंगे मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। अब तीसरी स्थिति कौन सी है जब त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं? वो होता है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात, ये भी समुद्घात है जब आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। जो केवली भगवान होते हैं, अनंत भगवान, उनके कितने कर्मों का अभाव हो गया होता है? अनंत भगवान के कितने कर्मों का अभाव हो चुका है? बढ़िया, चार कौन से? 4 घातिया कर्म। 4 घातिया कर्म उनके नष्ट हो गए, तो कितने बचे हैं? बचे भी हैं उनके, 4 ही बचे हैं, 4 अघातिया कर्म बचे हैं। तो ये जो 4 अघातिया कर्म हैं, कौन कौन से हैं वो 4 अघातिया कर्म? बोले रेखा जी। ये नामकर्म, आयुकर्म और ये वेदनीय कर्म, और ये नामकर्म, आयुकर्म, वेदनीय कर्म, गोत्रकर्म। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म उनके बचे हैं। तो वेदनीय, नाम और गोत्र, इनकी स्थिति तो कल अपन ने पढ़ी थी, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो जो उनकी स्थिति है, उनका जो टाइम पीरियड है वो तो है ज्यादा। वेदनीय, आयु और नाम का टाइम पीरियड तो बचा है ज्यादा, और आयु बची है कम। आयु का टाइम होने वाला है खत्म। समझ लीजिए उदाहरण के लिए, आयु बची है 5 मिनट की, और वेदनीय, नाम और गोत्र वो बचे हैं 5 घंटे के। तो अब क्या होगा कि ये आयु तो पूरी हो जाएगी, ये तो मोक्ष चले जाएंगे, और उनके वो कर्मों का क्या होगा? कर्म तो पूरे निपटाकर ही मोक्ष जाना पड़ेगा, तो उससे पहले मोक्ष नहीं जा सकते। अब वो 5 घंटे की स्थिति के कर्म बचे होंगे, उनका क्या होगा? तो ऐसा जब कर्मों की स्थिति में ऐसा यानी फर्क होता है, आयु कम है, बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा है, ये तो अपन ने इकट्ठा 1 से 5 ले लिया, किसी की 2 घंटे की हो, किसी 5 घंटे की हो, अलग अलग सी स्थितियां हो। तो उनकी स्थिति को बराबर करने के लिए केवली भगवान के समुद्घात होता है, यानी उनके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। तो वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और उस प्रोसेस के माध्यम से वो स्थितियां बराबर हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं केवली समुद्घात। तो केवली भगवान कहाँ पाए जाएंगे? अनंत भगवान, वो तो यहाँ मध्य लोक में है, समझ लीजिए यहाँ वो अनंत भगवान है। और आत्मा के प्रदेश कहाँ फैलेंगे? पूरे लोक में। केवली समुद्घात होता है तो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं। अगर उसका एक स्टेप भी होगा, 4 स्टेप उसमें होते हैं, अगर उसका एक भी स्टेप होगा तो भी ऊपर से नीचे तक फैलेंगे। सेकंड स्टेप होगा तो फिर बाहर भी फैलेंगे स्थावर लोक में। तो ये केवली भगवान। अब ये प्रश्न है आपके लिए, अरहंत भगवान त्रस है कि स्थावर है, कि न त्रस है न स्थावर है? अरहंत भगवान त्रस है, स्थावर है, कि न त्रस स्थावर कुछ भी नहीं? मीना चाची उंगली कहाँ है आपकी? सबको जवाब देना है, तो जिनकी खिड़की बंद है उनका तो क्या करें? रेखा जी बढ़ जाते हैं, आपकी उंगली दिखनी जी, ऊंचा करिए थोड़ा हाथ। हाँ बढ़िया। त्रस है अरहंत भगवान, स्थावर कैसे मनोरमा आंटी? स्थावर थोड़ी ना अरहंत भगवान, त्रस है। अरहंत भगवान के त्रस नाम कर्म का उदय 14वें गुणस्थान के अंत में उसका नाश होता है, तो त्रस है। तो ये त्रस जीव है अरहंत भगवान, केवली भगवान। अब इनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में बाहर फैल रहे हैं, तो त्रस जीव के भी बाहर स्थावर लोक में पाया गया। इस अपेक्षा से भी त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमने देखी है। त्रस जीव त्रस नाली के बाहर, सामान्य रूप से कोई भी त्रस जीव कभी भी त्रस नाली के बाहर नहीं पाए जाते। जितने भी त्रस जीव हैं वो उस त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। लेकिन ये 3 कंडीशंस अपवाद रूप में बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहला तो है उपपाद की अपेक्षा, उपपाद मतलब जन्म लेने की अपेक्षा। दूसरा है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, और तीसरा है केवली समुद्घात की अपेक्षा। ये 3 अपेक्षाओं से त्रस जीव भी त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं पाए जाते। तो ये त्रस नाली के संबंध में अपन ने यहाँ देखा है। बोलिए ज्योति जी। ये 169 पेज पे है। 169, हाँ ठीक है, देख लीजिए आप लोग तत्वार्थ मणि प्रदीप में 169 नंबर पेज पे
ये जो अभी अपन ने पढ़ा ना, वो यहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो या लिख नहीं पाए हों तो वो यहाँ से देख लें, 169 पेज तत्वार्थ मणि प्रदीप में। अब देखिए, ये इस लोक का, अब हमने कल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखी थी, तो पूरा इस लोक का एरिया कितना है, ये लोक का क्षेत्रफल कितना है। 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू गहरा या मोटा है, ये तो सिंपल है, लेकिन चौड़ाई अलग अलग है। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, गुणा करना है आपस में। तो कैसे करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल यानी कितना है पूरा लोक। देखिए, ऊंचाई तो है अपने पास में 14 राजू, और मोटाई है सब जगह है 7 राजू। अब चौड़ाई है, तो चौड़ाई में क्या है, 7 राजू है, फिर 1 राजू है, फिर 5 राजू है, फिर 1 राजू है। ये अलग अलग तरह से चौड़ाई है। तो क्या करें, इसका एवरेज निकाल लें, औसत। औसत कैसे निकालते हैं कि जितनी अलग अलग है उनको आपस में प्लस कर दें और जितनी बार लिखा है उसका भाग दे दें, तो वो कहलाता है एवरेज या औसत। तो 7, 1, 5 और 1, इन चारों को हमने जोड़ा तो ये हो गया कितना, 14। 7 और 1 8 और 5 13 और 1 14, ये हो गए 14। और ये कितनी बार जोड़ा हमने, 1 2 3 4 बार जोड़ा, 4 चीजें जोड़ी, 4 चीजें जोड़ी तो 4 का लगा दिया इसमें भाग, है ना। 14 में 4 का भाग लगाया तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 3.5, 3.5। देख लेना आप लोग करके, आंसर आएगा इसका 3.5, 3.5। तो अब यहाँ चौड़ाई में अपन को क्या गुणा, एवरेज निकाल के अपन ने गुणा कर दिया 3.5। यहाँ अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यूं क्यों, 14/4 यहाँ गुणा करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो 3.5 कर ले तो ज्यादा सीधा सा हो जाएगा। अब इन तीनों को आपस में गुणा करना है, गुणा कर सकते हैं, कैलकुलेटर सबके मोबाइल में होता है। तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 343। 343। अभी क्या कहलाएगा, ये है राजू। देखो, अकेला आंसर ये नहीं होता है कभी भी, इसके आगे जो इसकी यूनिट होती है वो साथ में लगती है, तब वो पूरा आंसर होता है। 343 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या है, तो उसकी यूनिट आगे लगेगी। तो ये था राजू, ये भी था राजू, और ये भी था राजू। तो राजू गुणा राजू गुणा राजू, ये भी गुणा हो रहे हैं आपस में, तो इसको बोलते हैं घन राजू। 3 बार गुणा हुआ ना, इसको बोलते हैं घन राजू। तो 343 घन राजू, ये लोक का पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल शब्द हम बोलते हैं, वास्तव में घनफल है, 3 डायमेंशन में है ना, तो वो उसका पूरे लोक का घनफल ये 343 घन राजू, ये लोक का एरिया है। ये शब्द आपको कई जगह कभी भी शास्त्र पढ़ेंगे कोई लोक की रचना के, तो ये 343 घन राजू ये शब्द आपको पढ़ने में आएगा। तो ये कैसे आया ये हमने देख लिया। हम बहुत ज्यादा गणित नहीं करेंगे, बस थोड़ी जो बहुत स्थूल है और बहुत कॉमन है वो वाले गणित अपन करेंगे, बाकी रचना देखेंगे। तो इस तरह से ये लोक का सामान्य स्वरूप हमने देखा है। ये कल अपन ने पढ़ ही लिया था यहाँ से यहाँ तक। अब इस लोक के विभाजन का आधार क्या है, ये लोक हमने देखा ना 3 है, ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक है, अधोलोक है। तो ये डिवीजन, ये विभाजन, ये किस आधार पे किया, किस आधार पे कहते हैं कि ये अधोलोक है, किस आधार पे कहते हैं कि ये ऊर्ध्वलोक है। इस लोक को विभाजित करने वाली चीज क्या है, कोई बाउंड्री लाइन होती है ना, भी हम विभाजन कर देते हैं, यहाँ से भारत है, यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से राजस्थान है, यहाँ से मध्य प्रदेश है, तो वो बाउंड्री लाइन क्या है, तो कहते हैं कि लोक के विभाजन का आधार है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत वो लोक के विभाजन का आधार है। सुमेरु पर्वत से की जड़ के नीचे से अधोलोक प्रारंभ होता है, और सुमेरु पर्वत जितना है उसकी जड़ से लेके उसकी चोटी तक वो मध्यलोक है, और सुमेरु पर्वत की चोटी से लेकर ऊपर का हिस्सा वो
ऊर्ध्वलोक कहलाता है। तो ये लोक के विभाजन का आधार, ये लोक का नाभि के समान पूरे लोक के बीचों बीच एक सुमेरु नाम का पर्वत है, और वो सुमेरु पर्वत वही लोक के विभाजन का आधार है, लोक को डिवाइड करता है। सुमेरु पर्वत की जड़ के से नीचे पूरा एरिया वो कहलाता है अधोलोक। सुमेरु के जड़ से चोटी तक का एरिया कहलाता है मध्यलोक, और सुमेरु की चोटी से लेके ऊपर का हिस्सा वो कहलाता है ऊर्ध्वलोक। इस तरह से ये लोक का विभाजन सुमेरु पर्वत के आधार से किया जाता है। अब ये जितनी भी रचनाएं हम पढ़ेंगे, स्वर्ग नरक की, समझ लीजिए द्वीप समुद्रों की। हाँ बोलिए भारती आंटी, फिर पूर्णिमा। जो सुमेरु पर्वत की जो नींव है, वो जो नींव है वो नींव नरक में जाती, अधोलोक में जाती है। अपन को यहाँ से देखने पर वो अधोलोक में दिखाई देती है, लेकिन सुमेरु पर्वत की नींव तक का हिस्से को मध्यलोक में काउंट करते हैं, वो मध्यलोक में है। बोले आंटी। वही पूछ रहे थे कि मध्यलोक में ही लेंगे ना उसको, तो मध्यलोक में, मध्यलोक में लेंगे, क्योंकि 1000 योजन की उसकी नींव है, और 1000 योजन तक जितने भी हमारे यहाँ मध्यलोक में समुद्र हैं या पर्वत हैं, तो उन पर्वतों की नींव या समुद्रों के जो भी डेप्थ है, जो उनकी पाताल हैं, वो सब उस 1000 योजन के अंतर्गत आएंगे। तो वो 1000 योजन वो मध्यलोक के अंतर्गत काउंट होंगे। क्योंकि सुमेरु पर्वत की जो हाइट हम कहते हैं 1,00,000 योजन, वो 1,00,000 योजन भी कैसे कहते हैं कि ऊपर तो 99,000 ही है, 1000 नीचे भी है ना, तो सुमेरु पर्वत के जितना पूरा मध्यलोक है, तो पूरा 1,00,000 योजन का मध्यलोक है। तो 1000 वो नीचे वाला भी और 99,000 ऊपर वाला भी, पूरा मध्यलोक है। अब ये जितनी भी रचनाएं हैं, स्वर्ग नरक की, अभी अधोलोक की रचना जो हम प्रारंभ करेंगे, नरक की रचना, फिर वहां भवनवासियों के स्थान, व्यंतरों के स्थान, अकृत्रिम जिनालय, और भी जो असंख्यात द्वीप समुद्र, 16 स्वर्ग, ग्रैव्य, कनोदेश, अनुत्तर, जितनी भी रचनाएं हैं, द्वीप समुद्र, ये सारी रचनाएं कहाँ हैं? ये जो हमने चित्र देखा है, इस सारी रचनाएं किस जगह पर मिलती हैं? ये यहाँ जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बाहर, या ये जो ब्लू दिख रहा है इसमें? तो जितनी भी रचनाएं हैं, ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, यानी ये जो त्रस नाली है, इस त्रस नाली में ही सारी रचनाएं हैं, नरक की, स्वर्ग की, द्वीप समुद्र मध्यलोक के हैं, अकृत्रिम जिनालय, सारी रचनाएं इस त्रस नाली में ही है। ये बाहर का जो पूरा एरिया है, ये व्हाइट जो दिख रहा है, ये केवल स्थावर जीव यहाँ रहते हैं, कोई रचनाएं भी यहाँ पर नहीं है। इसे स्थावर लोक कहते हैं। देखिए इसमें चित्र में 3 डायमेंशन में, इसमें आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये लोक ऐसा है। हमको जब दूसरा चित्र हम देखते हैं, सिंगल वाला, केवल जो सामने से लिया हुआ होता है फ्रंट, तो हमको वो सिंगल दिखाई देता है। देखिए ये भी 3 डायमेंशन वाला आ गया दूसरा। एक मिनट, चलिए इसी में देख लेते हैं। अगर इसका पीछे का हिस्सा अपन छोड़े, अभी जैसे बोर्ड पे मैंने बनाया था, तो बोर्ड पे जो मैंने बनाया था वो केवल हमको फ्रंट फेस दिखता है, तो हमको ऐसा लगता है त्रस नाली यहाँ है, ये इसमें भी यही बनाई है ना, हमको क्या लगता है ये त्रस नाली यहाँ आगे आगे है और पीछे तो पूरा ऐसे खाली है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कैसा है? एक्चुअल में ऐसा है, ये जो इसमें दिखाया गया है, ये त्रस नाली किस जगह है? यहाँ बीच में, पूरे लोक के सेंटर में है। यहाँ आगे भी नहीं है, यहाँ पीछे भी नहीं है, यानी ये जो लोक की, देखिए त्रस नाली किस जगह है? ये लोक की पूरी गहराई है 7 राजू। ये तो समझ में आ गया। ये इधर से इधर उत्तर दक्षिण इसकी जो मोटाई है ये 7 राजू है, और ये बीच में 1 राजू की त्रस नाली है। तो इधर से अपन चलेंगे 3 राजू, नहीं 3 नहीं, हाँ 3 राजू इधर से चले और 3 राजू उधर से चले, और ये बीच में 1 राजू की ये बीच में त्रस नाली, यानी कोई चौकोर चीज अपने हो, जो ओखली का उदाहरण दिया था ना कल,
भी ओखली है, उसके बीच में ऐसे ये रखी हुई है, ऐसे आगे फ्रंट में नहीं है केवल, तो चित्र में हमको ऐसा यहाँ फ्रंट में दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ बीच में है। और इसके बाहर चारों तरफ सब जगह स्थावर जीव ही भरे हुए हैं, वो पूरा एरिया स्थावर लोक कहलाता है। और जितने भी विकलत्रय हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, देवनार की मनुष्य हैं, और जितनी भी रचनाएं हैं, वो सब केवल इस त्रस नाली में ही पाई जाती हैं, इसके बाहर नहीं पाई जाती हैं। इस तरह से लोक का थोड़ा हमने सामान्य स्वरूप और ये त्रस नाली की रचना हमने देखी है। अब नेक्स्ट क्लास से हम अधोलोक का वर्णन फिर शुरू करेंगे। अधोलोक में किस तरह से रचनाएं हैं, कौन रहता है, बोलिए। एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए ना, लोक में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, तो जो ये स्थावर जो जगह है वहां पर पुद्गल भी हैं? हाँ, कैसे हुए पुद्गल? कैसे हुए आप बताइए, पुद्गल होंगे कि नहीं होंगे? मतलब स्थावर जीव है, धर्म अधर्म आकाश काल है, लेकिन पुद्गल का नहीं समझ में आ रहा है। पुद्गल नहीं समझ में आ रहा, बोलिए रेणु जी। नहीं, मैं तो दूसरा क्वेश्चन पूछने वाली थी। नहीं, तो वो जो अच्छा, स्थावर रुके क्वेश्चन के लिए रुके, मुझे लगा आप जवाब दे रहे हैं। वहां पुद्गल पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, इसका जवाब दे सकते हैं कोई? बोलिए ज्योति जी। उनका शरीर जिसके आश्रित वो हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस मतलब स्पष्ट रूप से, और दूसरे पुद्गल पाए जाएं कि नहीं पाए जाएं उसके लिए तो अपने को डाउट होता है, लेकिन दूसरे भी पुद्गल होते ही होंगे निश्चित रूप से। पर वो जो जीव रह रहे हैं ना, स्थावर जीव, वो संसारी है कि मुक्त हैं? स्थावर है, संसारी है। और संसारी जीव बिना शरीर के होता है क्या? तीन तीन शरीर हैं, और अनंत गुणे परे, कितने कितने परमाणु उनके साथ में, तो पुद्गल तो है ही है। कार्बन वर्गणाएं ठसाठस भरी है, उन जीवों के कर्म बंध होता है कि नहीं होता है? वो जो स्थावर लोक में स्थावर जीव है, उनके कर्म बंधेंगे कि नहीं? तो कार्बन वर्गणाएं भरी हैं, उनके शरीर हैं, सारी वर्गणाएं, सब पुद्गल वहां पर है। दूसरा मैंने दिमाग काम किया। चलिए बोलिए रेणु जी। ये आप लास्ट में बोले ना, वो 3 भाग इधर 3 भाग उधर, ये जो त्रस नाली का, वो एक बार वापस समझता। देखिए, ये है ना, ये अब ये अपना इसमें 3 डायमेंशन में ये ऐसा, इसकी मोटाई समझ लीजिए इस तरह से, अंदर की साइड का, अंदर की साइड भी। हाँ, तो ये तो अब इसमें फ्रंट में दिख रही है ना अपने को, एक्चुअल में कहाँ है ये? वो तो यहाँ मिडिल में बीच है। में, मिडिल में है। तो ये कितना है, ये जो इसकी गहराई है, ये 7 राजू। हाँ, ये अंदर 7 में राजू है गहराई। 7 और राजू ये के बाद है वो। नहीं, 7 राजू के बाद नहीं है, ये गहराई 7 राजू है। और ये त्रस नाली यहाँ बीच में है। इस चित्र में समझ आ रहा है आपको? उसमें बताती हूँ। देखिए, ये जो गहराई है ना, कर्सर दिखता है आप लोगों को? ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी गहराई 7 राजू है। कर्सर दिख रहा है मेरा? हाँ, एरो दिख रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 7 राजू है, और त्रस अंदर नाली पूरी गहराई है। इस 7 राजू के बीच में है। ये जो 7 राजू की गहराई है ना, इस 7 राजू की गहराई के बीच में 1 राजू की त्रस नाली है। वो तो 3 बीच राजू में इधर 1 3 राजू राजू के लिए इधर। लेने के लिए 3 राजू इधर से छोड़ा, 3 राजू उधर से छोड़ा, तो वो बीच में 1 राजू की वो त्रस नाली आ गई। आ गया समझ में? चलिए बढ़िया, थैंक यू। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, आगे क्लास। जय श्री।